हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसे आशा करता हूँ कि इस पेंडेमिक में आप सब सही होंगे, सब अपनी केयर कर रहे हैं, अपने घर वालों की केयर कर रहे हैं, है ना। और इसी वजह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी स्टडी रुकने नहीं दूंगा, उसकी जर्नी में मैं आपका हेल्प करूँगा, साथ दूंगा। वो टॉपिक पढ़ाऊँगा जो प्रीलिम्स या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यहाँ से मॉक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत शुक्रिया जो मुझे रिव्यूज़ आए मेरी 2 वीडियोस पे। जैसे जो कुछ बच्चे थे जो यूपीएससी में आईएएस की तैयारी कर रहे हो, वगैरह के साथ थोड़ा सा करंट में रिलेट करो। हाँ वो है, बट मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो करंट है वो आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वॉल्यूम 2 वाला, उसको थोड़ा बहुत देख लें। जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसमें जो फिगर्स अपडेट होती हैं कि जैसे मनी सप्लाई मैंने पढ़ाया कि वो इस साल कम हुई है या ज़्यादा हुई है, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको मनी सप्लाई पढ़ाया था, ठीक है। तो 3rd वीडियो से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, मनी सप्लाई किस तरह से होती है, ठीक है। उसमें मैंने जो क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स 2020 में, वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करना था, ठीक है। अब मैं लेके आया हूँ 3rd वीडियो, जिसमें मैंने आपको 2nd वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, फिर कभी भी आपको मॉनेटरी पॉलिसी पे किसी भी यूट्यूबर या किसी भी ऑनलाइन टीचर की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मनी सप्लाई के बाद मैं लेके आया हूँ तीसरी वीडियो किस पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, पहले इसकी हम देखेंगे जो किताबी डेफिनेशन है ना। किताबी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स होती है उसको पढ़ने में हमने 2 डिवाइड किया होता है, जो एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, ठीक है। ये जो अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें बजट पढ़ना पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें मैक्रो में आती हैं। तो कहता है कि जो पॉलिसी है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है, ठीक है। मींस इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने में या बजट पेमेंट ये सब करने में मदद करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ठीक है। ये किताबी डेफिनेशन दैट इज डिजाइन्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एविएशन, और हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है ये जो पॉलिसी है कौन डिजाइन करता है, सबसे पहले आरबीआई, ठीक है। ये जेकेएसएसबी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कौन इसको डिजाइन करता है, वो सेंट्रल बैंक, वो हमारा कौन सा आरबीआई, ठीक है। टू मैनेज, क्या मैनेज करने के लिए, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या था अगर आप रिकॉल करोगे, मनी सप्लाई क्या था, M3, ठीक है। वो क्या था, CU प्लस टोटल लायबिलिटीज ऑफ बैंक, जिसमें आपकी डिमांड लायबिलिटीज आती थी और टाइम लायबिलिटीज आती थी, दैट इज M3, दैट इज मनी सप्लाई। तो कह रहा है कि जो वो पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक डिजाइन करता है किसको मैनेज करने के लिए, मनी सप्लाई को। मींस टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी इकोनॉमी में है उसको मैनेज करने के लिए, कि ज्यादा करनी है, कम करनी है ना, कितनी रखनी है, ये सब मैनेज करती है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। आप जिस हिसाब से मनी होगी, मैंने आपको बताया था मनी पॉलिसी में इस इन्फ्लेशन किस तरह से आती है, और लोन्स आपको सस्ते और मुश्किल किस तरह से मिलते हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये सब मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। ये हो गई, ये परमानेंट चीजें हैं जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई जाती है। और ये क्या करती है, सेकेंडरी हेल्प करती है आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, कंजप्शन में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में, है ना। और पॉलिसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अब बोलो सर ये सब चीजें किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को यहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि ये मनी सप्लाई किस तरह से कंट्रोल हुई, उससे इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रोल हुए, उसके बाद उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल हुई, इन्फ्लेशन के बाद कंजप्शन कैसे हुई, कंजप्शन के बाद उस इकोनॉमी में सेविंग बढ़ी या कम हुई, इन्वेस्टमेंट बढ़ी या कम हुई, किस तरह से ये सब चीजें एक ही चीज के साथ एसोसिएट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी नहीं बताऊंगा, बट जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको एक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल हुई, इन्फ्लेशन किस तरह से कंट्रोल हुई, ठीक है। सेविंग किस तरह से बढ़ी या कम हुई, इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ी या कम हुई, कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से बढ़ी या कम हुई, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वे में आपको करके दिखाऊंगा ये किस तरह से ये सब चीजें होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से ये सब चीजें किस तरह से टैकल होती है, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ एक किताबी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारी मान लो कोई गाड़ी है, अब गाड़ी में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है,
है ना। प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, मैकेनिक्स पर लेके जाते हैं। मतलब कोई ऊपर नीचे किसी फॉल्ट आए, कभी फॉल्ट कम है, कभी ज्यादा है, कभी फॉल्ट निकलवाना पड़ता है ना, कभी नई चीज गाड़ी में ऐड करनी पड़ती है, या फिर कभी जो पुरानी चीज वो खराब हो गई उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। ठीक है, सेम क्या चीज है, इकोनॉमिक्स में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, कभी इन्फ्लेशन कम हो जाती है, कभी कंजप्शन बढ़ जाती है, कभी कंजप्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, स्टेबल वे में चाहिए। सेम लो उसी तरीके से जैसे गाड़ी को ठीक करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं। मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो उसको जब गाड़ी ठीक करेगा तो उसके लिए क्या होंगे, उसके पास टूल्स होंगे कि नहीं होंगे। कोई नट खोलने के लिए टूल होगा, कोई कुछ चीजें खोलने के लिए टूल होगा। ठीक है, तो सेम चीज हमने क्या करना है, इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करना है। ठीक, अब टैकल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका, हमारे पास भी आरबीआई के पास भी क्या होंगे, उस तरह के कुछ टूल्स होंगे जिसकी वजह से क्या करेगा, वो इकोनॉमी को ठीक करेगा। ठीक है, वो टूल्स कौन से हैं, दो टाइप के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरीली कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वालिटेटिव भी पढ़ाऊंगा बट पहले क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले आता है हमारा सीआरआर और दूसरा आता है एसएलआर। ठीक है, सीआरआर क्या है, डेफिनेशन देखें इसकी, तो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। जैसे नाम से पता लग रहा है, दैट इज कैश है, कुछ कैश क्या करनी है, रिजर्व में रखनी है, उसकी रेशियो क्या हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या कहता है कि बैंक जो है जितना ये बोला होगा, जैसे मैंने यहां लिखा 4%, अभी आरबीआई कहता है कि हर एक बैंक को 4% क्या रखना है, उसका सीआरआर रखना है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि बैंक की दिस मच डिपॉजिट विद इन आरबीआई। देखो ये तो वही किताबी डेफिनेशन, मतलब कह रहा है कि बैंक जो है उसको इतना पैसा आरबीआई में रखना है, कितना, जितना उसने बोला होगा। अभी की प्रेजेंट 4%, तो मतलब 4% उसको क्या करना है, आरबीआई में रखना है। उसके दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि जो पैसा रखेगा अपना बैंक, उसको क्या मिलेगा, कोई प्रॉफिट आरबीआई की तरफ से नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बैंक जो है वो आरबीआई उसको कह रहा है कि तुमने जितना तेरे पास पैसा है उसका 4% तुमने क्या करना है, मेरे पास रखना है, रिजर्व में रखना है, और मैं तुझे रखने का कोई भी प्रॉफिट नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैश रिजर्व रेशियो पे बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब मान लो बैंक बोलेगा कि भाई मैं ऐसा क्यों रखूं, मतलब मैं क्यों रखूं आपके पास पैसा गिरवी, तो आरबीआई बोलेगा भाई मेरे पास क्या है, एक पावर है, मेरे पास एक पावर है, वो पावर मुझे बोल रही है कि तुझे इतना पैसा वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, वो पावर क्या है, वो पावर है आरबीआई एक्ट 1934। मतलब आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला, वो आरबीआई वो कहता है कि बैंक को 4% जितना भी रखा होगा उसने, ठीक है, इतना पैसा आरबीआई में उस बैंक को रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं रखेगा तो क्या करेगा, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, उस बैंक के ऊपर। और मान लो बोले 4% नहीं रखेगा, मैं 2% रखूंगा, तो आरबीआई बोलेगा उस पर क्या लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, अगर कोई रूल नहीं मानेगा, मैं पुलिस वालों की बात नहीं मानूंगा, डंडे तो खाऊंगा नहीं खाऊंगा, है ना। तो सेम क्या होगा, आरबीआई भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, दूसरा टूल देखो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसकी क्या है फुल फॉर्म, जैसे बैंकिंग वाले पेपर है वो पूछते हैं इनकी। ठीक है, एब्रिविएशन से। अब ये क्या होगा, कह रहा बैंक की दिस मच डिपॉजिट इन लिक्विड एसेट्स सच एज गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, अब गोल्ड तो आपको पता है सोना, ठीक है, कैश। अब लिक्विडिटी एसेट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, क्या होंगे एसेट जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गोल्ड क्या है, हाईली लिक्विड एसेट। ठीक है, वो कभी भी आपके कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि जितना भी आरबीआई बोलेगा एसएलआर रखने के लिए, तो बैंक को इतना पैसा अपने पास ही रखना पड़ेगा एज लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट्स में, जिसमें कुछ वो कैश में रख ले, कुछ गोल्ड में रख ले, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब देखो जी से क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। ठीक है, अगर डेफिनेशन देखें इसकी, डेफिनेशन कहती है कि ये जो कागज का टुकड़ा होगा जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहेंगे, जो इसका होल्डर होगा कुछ टाइम के बाद उसको सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट में पैसा वापस करेगी। ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया। अब देखो इजी भाषा में लेते हैं इसको, नहीं आया समझ, ठीक है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो समझ नहीं है, क्यों, हमें क्या करना है, ऐसे तो लिखना नहीं, हमें क्या करना है, ऑप्शंस में से चूज करना है। ठीक है, तो
तो इजी भाषा में देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे उठाएगी, पेड़ पे तो लगा नहीं, ठीक है। पैसा कैसे उठाएगी, सरकार क्या करेगी, एक फटका इशू कर देगी, इस तरह का एक सिक्योरिटी इशू कर देगी, कागज का टुकड़ा इशू कर देगी, उसके ऊपर लिखेगी कि कोई मुझे इतना पैसा देगा तो मैं क्या करूंगी, कोई मुझे इतना पैसा दे मैं उसको क्या करूंगी 10% इंटरेस्ट दूंगी। उसको पैसा चाहिए तो क्या करेगा, इशू कर देगा सिक्योरिटी कि मुझे इतना पैसा दो, 10% इंटरेस्ट चार्ज के ऊपर इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जो लाले लोग हो या बैंक हो क्या करेगा, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देगा और ये बोलेगा कि मैं 3 साल के बाद क्या करूंगा, सरकार बोलेगी कि 3 साल के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो आपने इस पैसा खरीदा हुआ है या पैसा इसमें डाला हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, मैं इसको क्या करूंगा वापस दूंगा। दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, समझ, ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा लोग, और ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इसमें क्यों, जो लोग होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको क्या रहता है, गवर्नमेंट का भरोसा रहता है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर ठप्पा लगा रहता है कि आपका प्रिंसिपल पैसा जो है, जो आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया वो डूबेगा नहीं, समझिए। तो सरकार के गवर्नमेंट है वो तो पैसा आपको देगी ही देगी। जैसे मान लो मैं शेयर मार्केट में कर देता हूँ, वो कंपनी में कर देता हूँ, वो कंपनी एक डर रहता है कि कहीं कंपनी डूब ना जाए, मेरा पैसा डूब जाए, बट इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डूबने की कोई चांस नहीं होता, ठीक है। तो आप वापिस आओ SLR, ठीक है। कह रहा है कि बैंक को इतना पैसा अपने आप में रखना पड़ेगा एज लिक्विडिटी एसेट्स में, सच एज गोल्ड में रखे, कैश में रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखे और अदर सिक्योरिटीज में रखे, ठीक है। ये देखो किताबी डेफिनेशन। उसके बाद आया इसके ऊपर उसको थोड़ा बहुत क्या अर्न हो जाएगा, प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है इसमें बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, कुछ प्रॉफिट होता है, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट देता है। हाँ, अगर ये बोले कि SLR में जो बैंक्स होते हैं जो पैसा उन्होंने SLR में रखा होता है उसके ऊपर उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और ऐसा हमको SLR में इतना पैसा क्यों रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI इसको RBI को कहां से पावर मिलती है रखवाने की, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। देखो RBI क्या करता है, कंट्रोल करता है हर एक बैंक के ऊपर, RBI क्या करता है, कंट्रोल करता है हर एक बैंक के ऊपर, और जो वो कंट्रोल करता है उसको पावर कहां से मिलती है, ये 2 एक्ट से मिलती है। एक RBI एक्ट है 1934 और दूसरा क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये 2 एक्ट क्या करते हैं, RBI को पावर देते हैं बाकी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब देखो यार, ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ आई होगी, बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं समझते हैं उनको तो आई होगी समझ, चलो ठीक है, CRR है, SLR है, ऐसा होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये बैंक है, कौन सा बैंक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बैंक खुल गया, मैं गया, मैंने इसमें क्या किया, 100 रुपया जमा करवा दिया, ठीक है। 100 रुपया मैंने क्या कर दिया, जमा करवा दिया, 100 रुपया, ठीक है। अब बैंक जो होता है, बैंक चलता कैसे, बैंक ऐसे चलेगा जो उसके एसेट्स होंगे, जो उसको अपने एसेट से उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जो उसकी कमाई क्या है, बैंक की कमाई क्या है, जैसे किसी दुकानदार की कमाई क्या है, वो जो कुरकुरे बेचेगा, जहां जो टॉफी बेचेगा उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिलेगा 2-3 रुपए, उसकी कमाई तो वही है। तो बैंक की क्या कमाई है, इस 100 के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, जब ये 100 रुपया कहां घुमाएगा, लोन में घुमाएगा, 6% पे, 8% पे, 10% पे। जब ये लोन में घुमाएगा इसको क्या मिलेगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, और वही इंटरेस्ट क्या है, बैंक की कमाई, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, SBI का बैंक है, ठीक है। ये तो वही किताबी डेफिनेशन, बहुत से लोगों को समझ आई, जिनको आई ठीक है, जिनको नहीं आई उनके लिए ये, ठीक है। क्या कैसे वर्क करता है CRR या SLR। अब ये बैंक है, मैंने इसमें 100 रुपए जमा करवाया इस बैंक में, ठीक है। अब RBI के जो 2 हथौड़े हैं, एक कौन सा, RBI एक्ट, और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाला, ये 1934 वाला। ये बाहुबली की तलवार है, एक थॉर का हथौड़ा, ठीक है। अब RBI एक्ट इसको कह रहा है, जैसे प्रेजेंट में अभी CRR ने रखा 4% ही लेते। अब बैंकिंग RBI एक्ट इसको कह रहा है
कि तुझे 4% मतलब 100 रुपए से 4 रुपए जो सीआरआर होगा उसको मेरे पास जमा करवाना पड़ेगा। तो एसबीआई क्या करेगा, 4 रुपए कहां जमा करवाएगा, आरबीआई के पास। समझ, 4 रुपए कहां जमा करवाया उसने, आरबीआई के पास। क्या, क्यों, वो क्या है, सीआरआर है। इस 4 के ऊपर उसको एसबीआई को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब इसके पास कितने पैसे बच गए, 96। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा जो एक्ट है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 वाला, वो कह रहा है कि हर एक बैंक को 18% क्या रखना पड़ेगा, एसएलआर रखना पड़ेगा अपने ही पास। अब 96 में से 18 निकाल लो। अच्छा देखो, सीआरआर जो है, अब 100 रुपए मैंने जमा करवाया, अब सीआरआर कितना रखा है, 4 रुपए। 4 रुपए रखना पड़ेगा उसको आरबीआई के पास, ठीक है। इस 4 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब पीछे बचे 96। अब वो कह रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रहा है कि 18%, जो 18% होगा उसको कहां रखना पड़ेगा, अपने पास ही रखना पड़ेगा। मतलब 18 रुपए उसको बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे। बाकी पैसा कितना बचा उसके पास, 78 रुपीज। अब ये 78 रुपीज बैंक क्या करेगा, लोन में घुमाएगा। इस लोन की 78 रुपीज कह रहा है लोन में घुमाएगा, इस लोन से वो इंटरेस्ट कमाएगा और यही बैंक की क्या रहेगी, कमाई रहेगी। ये जो पैसा है ये वो लोन वगैरह में नहीं घुमा सकता, खासकर ये तो घुमा नहीं सकता, ठीक है। अब एसएलआर क्या कह रहा है कि जो 18% है, ये जो 18 रुपए है, इसको वो एसेट्स में रखना पड़ता है। मतलब कुछ कैश में रख ले, कुछ गोल्ड में रख ले और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख ले, और इसमें सम प्रॉफिट वो कमा सकता है। अब देखो वो ये प्रॉफिट किस तरह से कमा सकता है, वो देखो ये प्रॉफिट किस तरह से कमाए। 18 रुपए से क्या करा, अपने पास रख लिए, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम बाद लगा सरकार ने इशू कर दी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी है, मतलब सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। ये जो इसने 18 रुपए रखे, 18 रुपए से मान लो इसने क्या किया, 5 रुपए सरकार की जी सेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए, उसने 4 रुपए यहां करिए और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने यहाँ पे ऐड कर दी, और ये जो इसने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ इसको इस सिक्योरिटी में से क्या अर्न होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो बैंक का एसएलआर होता है उसको उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि वो जो 18 रुपए मैंने आपको बताया वो सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में या फिर कोई और गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के में वो इन्वेस्ट वगैरह बंदा कर सकता है, और सरकार इससे क्या कर सकती है, बैंक क्या कर सकता है, इससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। देखो 100 रुपए डिपॉजिट हुआ, ठीक है, सीआर कितना निकल गया, 4 रुपए, एसएलआर कितना निकल गया, 18 रुपए, और लोनेबल अमाउंट कितना बच गया बैंक के पास, 78 रुपए। ये 78 रुपए वो क्या करेगा, लोन में घुमाएगा, जिसमें क्या करेगा, कुछ वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ क्या करेगा, लोन देगा लोगों को, और इसमें से क्या कमाएगा, वो इंटरेस्ट कमाएगा। और यही इंटरेस्ट क्या है, बैंक की कमाई है। यही इंटरेस्ट क्या है, बैंक की कमाई है। कहने का मतलब है कि जो टोटल उसके पास पैसा जमा होता है बैंक में, वो सारा का सारा वो लोन में नहीं घुमा सकता। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा सीआरआर रखना पड़ता है और कुछ पैसा एसएलआर में रखना पड़ता है। सीआरआर में उसको नो प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट वगैरह कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और एसएलआर में उसको प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो जाएगा, जो पैसा उसने कहां घुमाया होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में घुमाया होगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया क्या होगा, समझ आए। तो वो बाकी जो बचा वो पैसा वो क्या करेगा, इंटरेस्ट वगैरह लोन में पैसा घुमाएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी एसएलआर के ऊपर, ठीक है। ये पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में 2014 में पूछा गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि व्हेन आरबीआई रिड्यूस, अगर आरबीआई जो है एसएलआर को रिड्यूस कर दे बाय 50 बेसिक पॉइंट्स, मतलब 0.5 की उसमें कटौती कर दे, अगर आरबीआई क्या करे, एसएलआर में 0.5 की कटौती कर दे, विच इज फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। ये जो 4 मैंने हमने उदाहरण दे रखे हैं आपको, इसमें से क्या होगा, इन ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ठीक है। देखो आ जाओ इसी पे, अब कह रहा है 18% एसएलआर है, आरबीआई कह रहा है कि
50 बेसिस पॉइंट कम करता है, मतलब 0.5 इसमें कटौती कर देते हैं। मतलब कितना कर देते हैं? 17.5 कर देते हैं। पहले 18 रुपए उसको अपने रिजर्व में रखना पड़ता था बैंक को, अब कह रहा है कि 17.5 रखो जी आप, ठीक है। बैंक ने कहा ठीक है मैं रख देता हूं। अब क्या कह रहा है कि क्या होगा इसमें से? पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है कि भारत की जो जीडीपी है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, मतलब एकदम से बूस्ट हो जाएगी भारत की जीडीपी, है ना। तो अगर एक ही दम से 0.5 की कटौती से इतनी ज्यादा जीडीपी आदमी की बढ़ जाए, किसी देश की इतना ज्यादा पैसा बढ़ जाए उसके बाद, तो फिर आरबीआई 0.5 की क्यों करे? आरबीआई फिर 0 ही कर दे इसको, है ना। तो फिर 1% करे, 4% करे। तो ये स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है वैसे ही रॉन्ग, क्योंकि एसएलआर से ग्रोथ रेट का तो डायरेक्टली कोई बनता ही नहीं, ठीक है। और वो कह रहा है कि इंक्रीज हो जाएगी ड्रास्टिकली, मतलब बहुत सुनामी आ जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी, है ना, जीडीपी में हमारी। ये स्टेटमेंट गलत, पीछे बच गई स्टेटमेंट थी। अगर कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट्स में, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा आपको जब मैं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा, एफडीआई एफआईआई क्या होती है, एफडीआई वगैरह, ठीक है। कह रहा है कि अगर 0.5 की कटौती हो जाएगी, जो बाहर के अमेरिकन होंगे या फिर बाहर के देश होंगे वो भारत में बहुत ज्यादा पैसा ले आएंगे। भाई इतना कोई 30 मार खान काम है ये 0.5 कम करना। भारत में जब पैसा आएगा तो भारत के लिए तो अच्छा है, तो फिर आरबीआई 0.5 ही क्यों करे? वो 4% कम कर दे, 6 ही कर दे, 18 क्यों रखा हुआ? तो इससे उसका कोई मतलब है नहीं। तो ये स्टेटमेंट में क्या है? गलत। आगे बच गई दो स्टेटमेंट। डी को देखो, कहता है इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, कि भाई 0.5 कम हो जाएगा तो भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें पैसा बहुत जल्दी सुनामी की तरह कमी आ जाएगी उसमें, मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो भाई अगर इतना ज्यादा पैसा कम हो जाना था बैंकिंग सेक्टर से, मतलब इतना ज्यादा पैसे की कमी आ जानी थी हमारी इकोनॉमी में, तो आरबीआई वो कम करता ही। और ऊपर से कह रहा भाई ड्रास्टिकली, मतलब बहुत तेजी से कमी आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गई। तो ये इस स्टेटमेंट में देखने का क्या जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक। अब ये देखो, ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड की 3 गलत कर दिए, लास्ट वाले को देखा नहीं, लास्ट क्या हो गया? सही हो गया। अब देखो ये स्टेटमेंट सही कैसे, कह रहा है एससीबीज, एससीबीज क्या हो गया? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कह रहा मे कट देयर लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट क्या है? जिस रेट के ऊपर वो लोन आपको देते हैं। वो कह रहा है कि अगर ये आरबीआई को थोड़ा कम करता है तो वो भी अपने लेंडिंग रेट्स में लोन जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कटौती में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? देखो, अगर उसके पास क्या हुआ 0.5 की कमी आई एसएलआर में, तो मैंने आपको बताया कि जो बैंक होगा उसके पास जो लोन में घुमाने के लिए पैसा होगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जैसे एसएलआर कम होगा तो उसके पास लोन में पैसा घुमाने के लिए क्या हो जाएगा? पैसा अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, एसएलआर बढ़ेगा, तो जो उसने लोन में पैसा घुमा रहा है वो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगा? हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ? एसएलआर में उसने कमी की है, तो बैंक के पास क्या होगा? लोन में पैसा घुमाना जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगी। अब जब उसके पास पैसा अमाउंट बढ़ जाएगी तो क्या कर सकता है? ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन देने के लिए लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज में भी कमी कर सकता है। यही तो वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है। इसीलिए जो आंसर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर सी। इस तरह से आपने क्वेश्चन को टैकल करना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक एसएलआर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके अलावा जो टूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।